नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज आपके बीच एक बार पुनः समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण संबोध को लेकर के हाजिर हूँ। ये संबोध हम सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाजशास्त्र में इसे सामाजिक समूह, अंग्रेजी में सोशल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कहने को बहुत ही सामान्य सा शब्द है समूह, और हम सभी लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी समूह से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन समाजशास्त्र इस बात का बहुत गहराई से अध्ययन करता है कि किस प्रकार से समाज का निर्माण होता है, और उसमें जब समूहों की बात आती है तो वो क्या आधार होते हैं जिनके आधार पर समूह का भी निर्माण और वर्गीकरण होता है। वो क्या विशेषताएं होती हैं जो कि समूह को खास पहचान दिलाती हैं। इन सभी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम अपने इन वीडियोस में करेंगे। कोई भी ऐसा मानव समाज नहीं है जो कि समूह रहित हो, यानी कि जहाँ मानव है वहाँ समूह है, क्योंकि जहाँ मानव है वहाँ पर अंतरक्रिया है, और जहाँ इंटरैक्शन है वहाँ कम्युनिकेशन है। यानी कि अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप संचार है, और संचार के परिणाम स्वरूप समूह है। इसलिए व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत किसी न किसी समूह का सदस्य जरूर होता है। सामाजिक संगठन, समाजीकरण और व्यक्तित्व विकास में समूह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष भूमिका होती है, क्योंकि बिना समूह के समाज की कल्पना ही नहीं है, और समाज के अभाव में संस्कृति की संकल्पना नहीं है। इसीलिए संस्कृति के लिए भी समूह आवश्यक है। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर हम समूह नहीं देखते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हम भीड़ को समूह नहीं कहते हैं। ये बात सही है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतरक्रिया के द्वारा संबंध बनाते हैं, तब कहीं जाकर के सामाजिक समूह का निर्माण होता है। जी हाँ, समाजशास्त्रीय भाषा में कुछ इसी प्रकार से इसे डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। यानी कि समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, उनका पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करना जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो सामाजिक है, वो समाज में रहना चाहता है, लोगों के बीच रहना चाहता है। और एक और कारण है कि व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिसे वो अकेला पूरा नहीं करता, और इन्हें पूरा करने के लिए भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि समूह की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित सामान्य उद्देश्य के लिए या निश्चित उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, अर्थपूर्ण संबंध बनाते हैं, तब कहीं जाकर के सामाजिक समूह का निर्माण होता है। समूह का निर्माण उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित ना करे। हमने देखा है कई बार हमारे संग कोई बैठा हो तो जब तक हम उससे या वो हमसे बातचीत ना करे, हमारे बीच में अंतरक्रिया ना हो, संचार ना हो, तो समूह का निर्माण होना तो संभव ही नहीं है। इसलिए समूह के निर्माण के लिए अंतरक्रिया होना बेहद आवश्यक है, और साथ ही ये अंतरक्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि यही समूह को स्थायित्व प्रदान करती हैं। जब तक अंतरक्रिया का कोई अर्थ ना निकलता हो, उनके बीच में कोई कारण ना हो, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है।
इसीलिए सामाजिक समूह के लिए बेहद आवश्यक है कि अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप संबंधों का निर्माण हो, जिससे कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और शायद इसी कारण से सामाजिक समूह हम सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाजशास्त्र में इसके अध्ययन पर विशेष ध्यान या विशेष जोर 20वीं शताब्दी के लगभग प्रारंभ हुआ था, और जैसे जैसे समूह का अध्ययन गहराता गया, बात विशेषीकरण की और विशेषताओं की सामने आने लगी थी, क्योंकि यह सर्वविदित हो चुका है कि व्यक्ति अपना जीवन अकेले जब नहीं काट रहा है, वो काट नहीं सकता है, क्योंकि उसे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर वो होता ही होता है। और जब वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होगा, तो उसे उस व्यक्ति से अंतर्क्रिया करनी होती है। और जब अंतर्क्रिया की बात आती है, तो अंतर्क्रिया जब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी, तब तक सामने वाला व्यक्ति उस बात को नहीं समझेगा, और जब वो समझेगा नहीं तो संबंध का निर्माण नहीं होगा, और संबंधों के निर्माण के बगैर समूह का निर्माण नहीं होगा। इसलिए सारे पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतर्क्रिया करके, अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया करके संबंधों का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की कुछ विशेष परिभाषाओं के बारे में, जिन्हें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत किया है। हम बात करते हैं मैकाइवर और पेज की। उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में कहा कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। जी हाँ, मैकाइवर और पेज ने समाज को संबंधों का भी जाल कहा था, तो उन्होंने अपनी समूह की परिभाषा में भी इसी बात को अंडरलाइन किया या विशेष रूप से चिन्हित किया कि समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं। बोगार्डस ने भी अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में विशेष रूप से परिभाषित किया है सामाजिक समूह को, और कहा है कि एक सामाजिक समूह का अर्थ हम दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से लगा सकते हैं जिनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। जब सामान्य लक्षण होंगे तभी लोग एक दूसरे से अंतर्क्रिया करेंगे, जब सामान्य कारण होगा तभी उनके बीच में अंतर्क्रिया होगी, और वो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें सामान्य वफादारी पाई जाती है और जो सामान्य क्रियाओं में साथ रहते हैं। क्योंकि एक समूह के सदस्य अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संग रहते हैं, और जब वो संग रह के अंतर्क्रिया करते हैं, संबंध बनाते हैं, तब कहीं जाकर के सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ऑगबर्न और निमकॉफ ने भी अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे समूह का निर्माण करते हैं। मैंने जैसा पहले ही अभी कहा कि हम भीड़ में खड़े हैं तो उसे हम समूह नहीं कह रहे हैं। हम अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई और अपने रास्ते जा रहा है, तब भी हम उसे समूह नहीं कहेंगे। समूह का निर्माण तभी होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालें, और प्रभाव डालने के लिए सबसे पहले वे आपस में एक दूसरे के संग में अपनी अंतर्क्रिया करते हैं, और उस अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में सफल होते हैं। उनके बीच में एक सफल संचार होता है उस अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप, तब कहीं जाकर के एक समूह का निर्माण हो पाता है। इसीलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में शायद कहा जाए कि ये समूह है जब दो चार लोग खड़े हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय भाषा में उस समूह को तभी समूह कहलाया जाएगा, क्या कहा जाएगा, जब उन लोगों के बीच में, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, उनके बीच में अंतर्क्रिया हो
अर्थपूर्ण अंतरक्रिया हो, अर्थपूर्ण संचार हो, जिसके परिणाम स्वरूप वे संबंधों का निर्माण करें और एक दूसरे को प्रभावित करें। और इस प्रकार से सामाजिक समूह का निर्माण समाज में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताओं की, यानी कि सामाजिक समूह में वो क्या खास बातें हैं जो कि सामाजिक समूह को समूह बनाती है। तो सबसे पहली विशेषता की जब बात की जाएगी तो वो कही जाएगी व्यक्तियों का संग्रह। जी हाँ, बार बार इसी बात को दोहराया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संग अर्थपूर्ण अंतरक्रिया करते हुए एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, तब कहीं जाकर के सामाजिक समूह का निर्माण होता है। यूं तो हम सभी के मन में बहुत कुछ विचारों से भरा हुआ रहता है, बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है, कहीं हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, कहीं मंथन करके रह जाते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक समूह की बात करते हैं तो हम अकेले नहीं हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक समूह का निर्माण तभी होगा जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण रूप से अंतरक्रिया करें। इसलिए पहली विशेषता के रूप में ही हम इसे व्यक्तियों का संग्रह कहते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं निश्चित संरचना, यानी प्रत्येक सामाजिक समूह की एक निश्चित संरचना होती है। चूंकि समूह व्यक्तियों से निर्मित होता है, इसीलिए वह दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है उसकी एक निश्चित संरचना होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हम किसी भी शैक्षणिक संस्था की बात कर सकते हैं कि वहाँ पर किसी स्कूल की, जैसे अगर हम बात करें, कॉलेज की बात करें, तो वहाँ टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास, सबकी अपनी अपनी डेफिनेट, अपनी अपनी निश्चित परिस्थिति है, स्टेटस है, और उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुरूप ही उनका रोल है, यानी उनकी भूमिका है। और जब वो व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका करता है, तभी एक समूह सुचारू रूप से अपनी निश्चित संरचना के संग अपना निर्माण संभव कर पाता है। इसलिए प्रत्येक सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सामाजिक संरचना का होना और एक निश्चित संरचना का होना आवश्यक है। यानी प्रत्येक समाज में एक सामाजिक संरचना है जिसमें सभी लोग अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका निभाते हैं, और उसी के अनुरूप वह लोग सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। समूह की व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यशील रहे, समूह से व्यक्ति जुड़ाव जिस उद्देश्य के लिए रखता है, वो उद्देश्य को पूरा कर पाने में समूह सफल हो, इसके लिए वहाँ पर कार्यात्मक विभाजन किया जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, काम को बांटा जाता है, और हर व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुरूप कार्य मिलता है, जिसे वह पूरा करके उस समूह में अपनी उपादेयता को सिद्ध करता है। जैसे कि प्रिंसिपल के अपने काम होते हैं, टीचर्स के अपने काम होते हैं, स्टूडेंट्स के अपने काम होते हैं। हम परिवार की बात करें तो यूं तो परिवार सभी से मिलकर के बनता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी निश्चित भूमिका होती है, तो इसीलिए वहाँ पर कार्यात्मक विभाजन देखने को मिलता है। समूह की जब हम अगली विशेषता की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करते हैं एकता की। जी हाँ, समूह के सभी सदस्यों में एकता का गुण पाया जाता है। उनमें एक हम की भावना होती है, जिससे वो उस समूह से अपना जुड़ाव रखते हैं। क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या ऐसी बात हो जो सबके लिए हितकारी हो, क्या करने से सबकी आवश्यकताएं पूरी हों, यानी समूह से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी, या अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कैसे दूर किया जाए, ये तभी संभव होगा जब उस समूह के सदस्यों के बीच में हम की, यानी कि एकता की भावना पाई जाती है। और इस एकता की भावना के आधार पर ही एक सामाजिक समूह अपने अस्तित्व को बचाए और बनाए रखता है। एक और विशेषता की हम बात करेंगे और वो है ऐच्छिक सदस्यता। जी हाँ, परिवार
को जब हम समूह के रूप में डिफाइन करते हैं या परिभाषित करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ ये विशेषता लागू नहीं होती है, क्योंकि जन्म से मरण तक परिवार हमारा परिवार ही होता है। लेकिन अगर आप किसी अन्य सामाजिक समूह की बात करते हैं तो उसकी सदस्यता लेना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो किसी सामाजिक समूह का सदस्य बन भी सकते हैं, और यदि आपको वहाँ पर नहीं जुड़ने की इच्छा है या आपको वहाँ कोई स्वार्थ विशेष नहीं है या आपका वहाँ कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप उस समूह के सदस्य ना भी बने। इसलिए ऐच्छिक सदस्यता भी सामाजिक समूह की एक विशेषता के रूप में अपनी पहचान रखती है। अन्य विशेषता के रूप में हम बात करेंगे तो वो है स्तरीकरण। जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि हर सामाजिक समूह की एक निश्चित संरचना होती है, और जहाँ संरचना है वहाँ पर परिस्थिति और भूमिका की बात है, और जहाँ परिस्थिति और भूमिका की बात है वहाँ स्तरीकरण देखने को मिलता है। जी हाँ, लिंग को लेके, आयु को लेकर के बहुत से ऐसे आधार होते हैं जो एक समूह में स्तरीकरण को दिखाते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन दिखता है, और वो ही समूह की एक अलग विशेषता को प्रकट करता है कि इस समूह में किस वर्ग के लोग हैं, या किस आयु के हैं, या किस लिंग से संबंधित है ये समूह। तो इन सभी बातों का निर्धारण स्तरीकरण की विशेषता को प्रकट करता है, जो कि सामाजिक समूह में देखने को मिलती है। सामाजिक समूह में आदर्श नियमों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, सबके विकास की बात होती है, सबके लिए उद्देश्यों की पूर्ति हो इसकी भावना रखी जाती है, और अगर इस आधार पर एक समूह कार्य करता है तो वो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहता है, और उससे अधिक लोगों की जुड़ने की इच्छा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई आवश्यकता उस समूह से पूरी हो रही होती है, और उन्हें ये विश्वास होता है हम की भावना के आधार पर कि अगर हमें कभी समूह के किसी व्यक्ति की या किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो समूह हमारे लिए वहाँ पर उत्पन्न रहेगा, खड़ा रहेगा और हमारी मदद करेगा। इसलिए वहाँ पर आदर्श नियमों का प्रभुत्व ज्यादातर देखने को मिलता है। अन्य विशेषता में हम बात करते हैं पारस्परिक जागरूकता की। जैसा कि हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि सामाजिक समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। आपके पास में कौन बैठा है, या आप किसी के संग ट्रैवल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं या जान भी पाते हैं, लेकिन अगर सामाजिक समूह का निर्माण होगा तो बेहद अनिवार्य है कि वहाँ पर एक दूसरे के प्रति पारस्परिक जागरूकता हो। संपूर्ण रूप से हम दूसरे व्यक्ति के लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी पसंद नापसंद और उसके विचारों से अपनी जानकारी को अभिवृद्ध करते हैं, जानते हैं, बढ़ाते हैं, अभिवृद्धि करते हैं, ताकि हम उसके बारे में सभी बातों को जान करके अपने समूह के अनुरूप उसमें भी परिवर्तन करें और स्वयं में भी उसके सहयोग करने के लिए परिवर्तन करें। सामाजिक समूह में एक स्थायित्व देखने को मिलता है, और ये स्थायित्व ही वो आधार बनता है जिसके कारण से लोग उससे जुड़े रहते हैं, और एक समूह लंबे समय तक सस्टेन करता है, बरकरार करता है अपने स्थायित्व के गुण के कारण ही। और ये स्थायित्व का गुण इस पर ही निर्भर करता है कि वो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता रहता है। जब एक समूह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है तो अपने आप नए लोग उससे जुड़ते रहते हैं, जिससे वो उसके स्थायित्व को बरकरार रखते हैं। सामाजिक समूह एक मूर्त संगठन है। चूंकि यहाँ पर व्यक्तियों की बात है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतरक्रिया करते हुए आपको एक सामाजिक समूह में दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके बीच में जो भौतिक दूरी है वो कम ही हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस आपको देखने को मिल भी जाए, लेकिन उनमें अंतरक्रिया देखने को जब आपको मिलती है, उनके बीच में संचार जब देखने को आपको मिलता है, तो अपने आप ही वो समूह की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ये एक मूर्त संगठन कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण धुरी का काम जो सामाजिक समूह के लिए है
वो करते हैं सामाजिक संबंध। बिना संबंधों के ना तो समूह है, ना अंतरक्रिया है, और ना ही अगर हम कहें समाजशास्त्र में अध्ययन संभव है। समाजशास्त्र के अध्ययन की धुरी भी सामाजिक संबंध है, जिसके आधार पर ही सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। इस प्रकार से सामाजिक समूह की इन सामान्य विशेषताओं की चर्चा आज हमने इस वीडियो में करी है।